नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल रिवाइंड यूट्यूब चैनल के एक न्यू लेक्चर में। आज हम पढ़ेंगे टिम्बर। तो टिम्बर हमारा ऑब्टेन होता है वेरियस ट्रीज से। तो हम पहले देखते हैं ट्री कितने टाइप के ट्री होते हैं और किन किन टाइप के ट्री से किस टाइप की वुड मिलता है। और उसके बाद हम पढ़ेंगे ट्री क्रॉस सेक्शन के बारे में, उसका टिम्बर का क्रॉस सेक्शन में क्या क्या चीज़ें होती हैं। उसके बाद हम सीजनिंग पढ़ेंगे और कन्वर्जन और फिर उसका प्रिजर्वेशन और डिफेक्ट, ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो हम पहले देख लेते हैं ट्री कितने टाइप के होते हैं। ट्री होते हैं आपके दो टाइप के, एक होता है एंडोजीनस ट्री और एक होता है एक्सोजीनस ट्री। एंडोजीनस ट्री वो ट्री होते हैं जो इनवार्ड ग्रोइंग ट्रीज होते हैं, मतलब कि वो ग्रो करते हैं इनवार्ड, मतलब अंदर की डायरेक्शन में वो ग्रो करते हैं। तो इनका आपका लिमिटेड इंजीनियरिंग एप्लीकेशन होता है, जैसे बैम्बू हो गया और आपका केन हो गया, पाम हो गया। ये वाले जो ट्री हैं आपके, ये इनवार्ड ग्रोइंग ट्री हैं, यानी एंडोजीनस ट्रीज हैं। इनमें फाइब्रस मास होता है, आपने बैम्बू ऑब्जर्व किया होगा, फाइबर उसमें होते हैं, लंबे लंबे रेसे होते हैं, यानी फाइब्रस मास होता है। और लिमिटेड इंजीनियरिंग एप्लीकेशन है, मतलब कहीं कहीं यूज होता है। जैसे बैम्बू तो कहीं यूज होता है, जैसे खंबा वो सब बनाने में, खंबा वगैरह लगाने में और पोल वगैरह के रूप में। बाकी का लिमिटेड यूज है, बाकी वैसे इंपॉर्टेंट यूज नहीं है, कोई बड़े यूज में नहीं आता है। और बाकी एक्सोजीनस ट्री दूसरे टाइप के ट्री हैं आपके, एक्सोजीनस ट्री हैं। एक्सोजीनस ट्री जो है, एक्सो मतलब होता है आउटवर्ड, यानी कि ये आउटवर्ड डायरेक्शन में ग्रो करता है, आउटवर्ड डायरेक्शन में ग्रो करता है। और इसमें तुम्हारे जो इंजीनियरिंग एप्लीकेशन वाले ट्रीज हैं इसी में आएंगे एक्सोजीनस में। दो टाइप के ट्री होते हैं एक्सोजीनस में, हम दो पार्ट में बांटते हैं, कोनिफर्स और एक डेसिडियस। कोनिफर्स ट्री आपके सॉफ्ट वुड देंगे, मतलब सॉफ्ट वुड जो मिलेगा आपको कोनिफर्स से मिलेगा, और डेसिडियस से आपको हार्ड वुड मिलेगा। तो कोनिफर्स वो होते हैं जिनकी पत्तियाँ हमेशा, मतलब वो हमेशा हरी भरी रहती हैं, यानी कि वो एवरग्रीन ट्रीज होती हैं। और कोनिफर इसलिए नाम है क्योंकि इनके जो फल होते हैं वो कोन शेप के होते हैं, इसलिए इनको कोनिफर्स बोलते हैं। जैसे कि आप जो पहाड़ों में पेड़ होते हैं वो कोनिफर्स होते हैं, जैसे चीर हो गया, पाइन हो गया, देवदार हो गया, स्प्रूस हो गया, ये सब आपके कोनिफर्स ट्रीज होते हैं। तो इनमें क्या होता है, सॉफ्ट वुड होता है। और इनकी एक करेक्टरिस्टिक, इनकी जो टिम्बर मिलता है उनमें ये करेक्टरिस्टिक होती है कि जो एनुअल रिंग्स होती हैं, जिसके बारे में अभी देखेंगे, एनुअल रिंग्स इसकी डिस्टिंक्ट होती हैं, मतलब कि अलग अलग, मतलब अलग अलग एनुअल रिंग्स होती हैं। और मॉडलरी रेज जो इसमें होती हैं वो होती हैं इनडिस्टिंक्ट, मतलब वो साफ़ नहीं होती हैं, मतलब ठीक है। तो डिस्टिंक्ट एनुअल रिंग्स हैं और इनडिस्टिंक्ट मॉडलरी रेज हैं। तो डिस्टिंक्ट एनुअल रिंग होने की वजह से इसमें क्या होगा कि एक स्लिपिंग सरफेस प्रेजेंट होगा। स्लिपिंग सरफेस प्रेजेंट होगा तो फ्रिक्शन ज़्यादा होगा, फ्रिक्शन ज़्यादा होगा तो फिर शियर स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होगा, शियर स्ट्रेंथ ज़्यादा है फिर टेंसाइल स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होगा। तो आपके जो कोनिफर ट्रीज हैं, कोनिफर ट्रीज में आपके टेंसाइल स्ट्रेंथ और शियर स्ट्रेंथ उनका ज़्यादा होता है। और डेसिडियस ट्री जो होते हैं वो क्या होते हैं, जो मतलब इनकी पत्तियां झड़ती हैं, मतलब एक टाइम में इनकी पत्तियां झड़ जाएंगी, फिर नई पत्तियां आएंगी इसमें। तो और फिर ये ब्रॉड लीफ ट्रीज होती हैं, मतलब इनकी पत्तियां जो होती हैं चौड़ी चौड़ी होती हैं। कोनिफर्स में वही पतली पतली पत्तियां होती थी। और ये हार्डवुड देते हैं आपको। और जो मेजर इंजीनियरिंग एप्लीकेशन वाली जो टिम्बर्स हैं वो आपके डेसिडियस ट्री से ही मिलती हैं। डेसिडियस ट्री में जो टिम्बर मिलता है उसकी आपके एक करेक्टरिस्टिक ये है कि जो एनुलर रिंग्स होती हैं, उसकी एनुअल रिंग्स होती हैं वो आपकी इनडिस्टिंक्ट होती हैं और मॉडलरी रेज डिस्टिंक्ट होती हैं। तो अब इसके बारे में आगे देखेंगे कि इनसे होता क्या है, इनसे एक्चुअल में क्या चीज़ हो रही है। बाकी कौन कौन से पेड़ आपके जो होंगे डेसिडियस टिम्बर में आएंगे, वो कौन कौन से होंगे, या हार्डवुड दे रहे होंगे। बबूल हो गया, शीशम हो गया, महोगनी हो गया, साल हो गया, सागौन हो गया, टीक हो गया, ये सब आपके डेसिडियस ट्री में आएंगे। ठीक है। तो अब हम देखते हैं टिम्बर क्रॉस सेक्शन या ट्री क्रॉस सेक्शन को, हम देखते हैं कि ट्री का क्रॉस सेक्शन कैसे होता है। तो क्रॉस सेक्शन को जब हम काटते हैं तो देखते हैं हम कि सबसे अंदर वाला पोर्शन जो आपका होता है, सबसे अंदर वाला पोर्शन डार्क कलर का होता है, वो डार्क कलर का होता है और उसको बोलते हैं पिथ या मेडुला। सबसे अंदर का पोर्शन उसको पिथ या मेडुला बोलते हैं। ये आपका कोर होता है ट्री का। और जब ट्री आपका बूढ़ा, मतलब ओल्ड होने लगता है, ट्री आपका ओल्ड होने लगता है, जैसे ओल्ड होने लगता है फिर ये डीके होता है, और फिर ये डीके हो जाता है और ये फिर लोड आपको बियर नहीं कर सकता। तो इसलिए फिर डिजायर्ड नहीं है आपको कि ये कम से कम होना चाहिए। उसके बाहर फिर आपका पिथ के बाहर, आप पिथ के आउटवर्ड जाएंगे तो पिथ के बाहर, पिथ को सराउंड करता हुआ फिर आपको दूसरा टाइप का जो आपकी लेयर्स होती हैं वो होती हैं हार्डवुड की। हार्डवुड भी आपका डार्क कलर होता है लेकिन पिथ से हल्के कलर का होता है। ये भी होता है लेकिन डार्क का ही। पिथ हार्डवुड आपका डार्क कलर का होगा। ये आपका इस वाले पोर्शन में ग्रोथ हो चुका है, ये यानी अब एक्टिव पार्ट नहीं लेगा, ग्रोथ में एक्टिव पार्ट नहीं लेगा।
और ये आपके टिम्बर को प्रोवाइड करता है, ट्री को प्रोवाइड करता है स्ट्रेंथ और रिजिडिटी। जो टिम्बर की ट्री की स्ट्रेंथ और रिजिडिटी होती है वो इसी पार्ट से आती है, हार्डवुड पार्ट वाले पार्ट से, ठीक है। और उसके बाद हम चलते हैं इससे बाहर, इसको जो घेर के इससे बाहर जो पार्ट है वो होता है सैपवुड का पार्ट, हार्डवुड से बाहर ये सैपवुड का पार्ट होता है। तो सैपवुड आपका क्या होगा, लाइटर कलर का होगा, लाइटर होगा, और यही वाला पार्ट आपका एक्टिव होता है ग्रोथ के लिए, मतलब इसी पार्ट से आपका ग्रोथ डिसाइड होता है, ये आपका ग्रोथ में पार्ट लेता है सैपवुड। और ये कोई स्ट्रेंथ इम्पार्ट नहीं कर रहा होता, क्योंकि अभी ये ग्रोथ कर ही रहा है, यही फिर आपको कन्वर्ट हो गए हार्डवुड बनेगा। उससे बाहर होती हैं आपकी कैम्बियम लेयर्स होती हैं सैपवुड के बाहर। तो कैम्बियम लेयर्स में आपके जो होते हैं सैप होते हैं। सैप एक तरह का बिस्कस लिक्विड टाइप का होता है, लिक्विड तो नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ बिस्कस मतलब मटेरियल होता है, चिपचिपा सा होता है पदार्थ। जैसे आप कभी पेड़ काटोगे तो देखोगे छाल उतारो तो चिपचिपा सा पदार्थ निकलता है, वही होता है आपका सैप। तो इस कैम्बियम लेयर में आपके सैप रहता है, और जो कि यही सैप आपका कन्वर्ट होगा जब आपका सॉलिडिफाई होगा, तो बाद में फिर लेटर स्टेजेज में यही आपका सैपवुड बनता है। और फिर यही सैपवुड बन रहा है, यानी कि फ्यूचर ग्रोथ को भी यही डिसाइड कर रहा है। यानी यदि ये एक्सपोज हो गया बाहर, यदि ये छाल निकल गई बाहर की और ये एक्सपोज हो गया, तो आपका फ्यूचर ग्रोथ रुक जाएगा। तो अब इसको फ्यूचर ग्रोथ को रोकना है, तो इसको कवर करने के लिए भी कुछ चाहिए ना, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए। तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए बाहर होती है बार्क या लेयर। तो बार्क क्या करता है, इसको कैम्बियम लेयर को प्रोटेक्ट करता है, आउटर प्रोटेक्टिव लेयर होता है अराउंड कैम्बियम लेयर। अब बार्क में भी दो तरह की, मतलब बार्क में भी इसको हम दो पार्ट में बांट सकते हैं, आउटर बार्क और इनर बार्क। जो इनर वाला पोर्शन इनर वाला बार्क, आउटर वाले पोर्शन को आउटर बार्क बोलते हैं। ये तो आपके हो गए क्रॉस सेक्शन की कौन कौन सी लेयर किधर किधर थी। सबसे अंदर हो गया पिथ, उससे बाहर फिर हार्डवुड, उससे बाहर सैपवुड, उससे बाहर फिर आपका कैम्बियम लेयर, और बाहर आपका आउटर प्रोटेक्टिव लेयर जो आपका है वो बार्क है। अब ये तो आपकी लेयर्स हो गई। अब दो चीज़ें इसमें और डिस्टिंक्ट होती हैं। आपने देखा होगा जो कंसेंट्रिक सर्कल्स बनती जा रही हैं, ये सर्कल्स को हम बोलते हैं एनुअल रिंग्स। एनुअल रिंग्स नाम इसलिए है क्योंकि हर साल एक एक ऐड होती जाती हैं, हर साल एक एक ऐड होती जाती हैं। इसलिए हम यदि किसी टिम्बर को काटेंगे, मतलब किसी ट्री को काटें, और हमें जानना है कि कितने साल का ट्री, एज उसकी जाननी है, तो एनुअल रिंग से हमें डायरेक्टली एज पता चल सकती है। तो आपका एक तो एज भी बताने आपका पता चल सकता है इससे, एनुअल रिंग से। और एक काम करता है, ये स्लिपिंग सरफेस प्रोवाइड कराता है, तो इससे क्या होती है फिर उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ और शियर स्ट्रेंथ भी अच्छी होती है। और दो लेयर को ये अलग करता है। और आपका जो मॉडलरी रेज है, मॉडलरी रेज क्या है, आपकी जो रेडियल डायरेक्शन में आपको जो दिख रही हैं, रेडियल डायरेक्शन में जो आपकी वो दिख रही हैं लाइनें, वो आपकी हैं मॉडलरी रेज। तो मॉडलरी रेज क्या करती हैं, ये एक दूसरे सारे एनुअल रिंग्स जो हैं लेयर्स हैं, इसको बांध के रखती हैं, यानी होल्ड करके रखती हैं एनुअल रिंग्स को। इसलिए ये जब जितना अच्छा होल्ड करके रखेगी उतना अच्छा स्ट्रेंथ रहेगा। स्ट्रेंथ का मतलब कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। तो इसीलिए डेसिडियस जो ट्री होते हैं उनकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ या स्ट्रेंथ उनकी अच्छी होती है। और जो आपके कॉनिफर्स होते हैं उनमें, क्योंकि डेसिडियस में क्या था, डिस्टिंक्ट एनुअल रिंग्स थी, तो उसमें स्ट्रेंथ अच्छा था, उसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ अच्छा था। कॉनिफर्स में आपके एनुअल रिंग्स डिस्टिंक्ट थी, मतलब अलग अलग एनुअल रिंग्स थी साफ, तो उसमें आपका क्या था, शियर स्ट्रेंथ और टेंसाइल स्ट्रेंथ अच्छा था। लेकिन जो आपका ट्री होता है, मतलब टिम्बर को हम ज़्यादातर यूज करते हैं कंप्रेसिव केस में ही यूज करते हैं, जबकि टेंसाइल स्ट्रेंथ इसका ज़्यादा होता है। टेंसाइल स्ट्रेंथ जो आपका टिम्बर का होता है वो होता है 2 to 4 टाइम्स ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, 2 to 4 टाइम्स ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है। लेकिन फिर भी हम यूज करते हैं उसको ज़्यादातर कंप्रेसिव केस में ही, टेंसाइल केस में कम यूज करते हैं। कम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि फिर हम यदि इसमें नेल वगैरह हम लगाएंगे, मतलब इसको जॉइंट इसमें लगाएंगे, कील वगैरह ठोकेंगे, तो इसकी स्प्लिटिंग स्ट्रेंथ जो होती है, स्प्लिटिंग स्ट्रेंथ कम होती है। इसलिए आपको टेंसाइल टेंसाइल के केस में कम यूज होता है टिम्बर, ठीक है। तो आपका एक पॉइंट ये हो गया कि जो नोट पॉइंट में है कि टेंसाइल स्ट्रेंथ इसका होता है 2 to 4 टाइम्स ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ टिम्बर जो आपका होता है, ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ टिम्बर होता है सबके लिए 1.54 होता है, 1.54 होता है ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ टिम्बर। और बल्क या मास स्पेसिफिक ग्रेविटी है, ये तो आपका डिपेंड करेगा ट्री टू ट्री और मॉइस्चर कंटेंट पे भी। तो बल्क या मास स्पेसिफिक ग्रेविटी आपका वेरी करेगा। वेट ऑफ टिम्बर हम नोट करेंगे तो हर मॉइस्चर कंटेंट पे अलग अलग वेट आएगा। तो हमने क्या किया, एक फिक्स कर दिया कि हमें इस मॉइस्चर कंटेंट पे नोट करना है। तो हमारा जो कोड कहता है, ये बोलता है कि हमें वेट ऑफ टिम्बर हमें लेना है, वो लेना है 12% ऑफ मॉइस्चर कंटेंट पे। 12% ऑफ मॉइस्चर कंटेंट पे हमें वेट ऑफ टिम्बर को नोट करना है। टिम्बर एक एनिसोट्रॉपिक मटेरियल है, मतलब कि डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होंगी, इलास्टिक प्रॉपर्टीज़ होंगी डिफरेंट, और डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ भी अलग अलग डायरेक्शन में डिफरेंट होंगी।
इसीलिए इसको एनिसोट्रॉपिक मटेरियल बोलते हैं। और श्रिंकेज का देखते हैं। अब इसमें लॉन्गिट्यूडनल, रेडियल और सर्कमफ्रेंशियल तीनों डायरेक्शन में जो श्रिंकेज होंगी एक जैसी नहीं होंगी। आपकी जो लॉन्गिट्यूडनल श्रिंकेज होगी यानी कि पैरेलल टू द ग्रेन्स, ये लॉन्गिट्यूडनल श्रिंकेज जो होगी वो होगी सबसे कम, और रेडियल उससे ज़्यादा होगी, और सर्कमफ्रेंशियल सबसे ज़्यादा होगी। सर्कमफ्रेंशियल श्रिंकेज जो आपकी होगी वो मैक्सिमम होगी, और लॉन्गिट्यूडनल मिनिमम होगी, और रेडियल आपका बीच में होगा। ठीक है। और स्ट्रेंथ भी ऐसे होता है। तो स्ट्रेंथ में क्या होता है कि आपका जो स्ट्रेंथ है वो आपका जो पैरेलल टू द ग्रेन्स है, पैरेलल टू द ग्रेन्स जो आपका स्ट्रेंथ है टिम्बर का वो मैक्सिमम होता है। स्ट्रेंथ पैरेलल टू द ग्रेन्स जो होता है मैक्सिमम होता है, और एनी लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में आपका मैक्सिमम होगा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। और आपका परपेंडिकुलर टू द ग्रेन्स, परपेंडिकुलर टू द ग्रेन्स में आपका जो स्ट्रेंथ होगा वो मिनिमम होगा। ठीक है। तो ये चीज़ होगी। और वेलोसिटी ऑफ साउंड जो होती है वो होती है 2 to 17 टाइम्स देन मोर देन इन एयर। मतलब एयर में जो वेलोसिटी ऑफ साउंड है उसकी अपेक्षा टिम्बर में आपकी वेलोसिटी ऑफ साउंड जो होगी 2 to 17 टाइम्स ज़्यादा होगी। ये तो आपके नोट पॉइंट्स हो गए। अब इसके बाद टिम्बर को हम प्रोसेस कैसे करते हैं, मतलब कि ट्री को काट के टिम्बर तक पहुंचाने में हमें क्या क्या प्रोसेस लगेंगे। तो पहले तो हमें ट्री को काटना होगा, यानी फेलिंग ऑफ ट्री, हमें ट्री को काट के गिराना होगा। तो पहला प्रोसेस आता है आपका फेलिंग ऑफ ट्री। तो अब काटने में भी हमें 3 चीज़ें देखनी होती हैं। एक तो देखना होता है एज ऑफ कटिंग। एज ऑफ कटिंग में ये देखना होता है कि भाई मेच्योर हो जाए वो ट्री, उसके बाद ही काटना। हरा हरा ऐसे मत काट दो, छोटा सा मतलब अभी 2 साल का हुआ उसको काट के ख़त्म कर दो। तो मेच्योर होने पे काटोगे ताकि हार्डवुड मिले, उसमें जो काम का वुड है वो मिले। तो एज ऑफ कटिंग आपका है कि मेच्योरिटी पे काटना है आपको, 50 से 100 ईयर होता है। मेथड ऑफ कटिंग मतलब क्या है, मेथड ऑफ कटिंग दूसरा है कि आपको मैक्सिमम सेक्शन ऑब्टेंड हो ऐसा कट करो। और तीसरा है आपका सीजन ऑफ कटिंग। सीजन ऑफ कटिंग में हमें इस तरह से कट करना है कि आपका उस टाइम पे सैप आपका रेस्ट में हो। सैप रेस्ट में होगा तो आपका क्या होगा कि आपको कम उसको सीजनिंग करनी पड़ेगी। तो आपको उस सीजन में हमें काटना है जिस सीजन में सैप रेस्ट में हो, यानी कि आपको ऑटमन और स्प्रिंग में नहीं काटना है, मतलब शीत और वसंत में आपको नहीं काटना है, क्योंकि उस समय सबसे ज़्यादा ब्लॉसम स्टेट में होता है। तो सैप आपका जब रेस्ट में तब काटना। तो हिली एरिया में ये आपका सैप रेस्ट में आपका होगा समर्स में, और प्लेन एरिया में आपका होगा विंटर में। तो उस टाइम पे हमें कटिंग करनी चाहिए। अब आपको टिम्बर आपने ट्री काट लिया, अब उसके बाद आपको क्या करोगे, उसमें मॉइस्चर ज़्यादा रहेगा तो उस मॉइस्चर को हमें रिड्यूस करना है। कब तक रिड्यूस करना है, एक ऑप्टिमम लेवल तक, उस ऑप्टिमम लेवल तक जब तुम्हारा उसमें फिर वेट गेन और वेट श्रिंक ना हो, दोनों ही केस ना हो कि ना तो रिड्यूस हो रहा हो वेट ना फिर गेन हो रहा हो वेट। तो उसी के लिए हम सीजनिंग करते हैं। तो सीजनिंग क्या होता है, सीजनिंग ऑफ टिम्बर, सीजनिंग ऑफ टिम्बर आपका होता है रिडक्शन ऑफ मॉइस्चर कंटेंट अप टू ऑप्टिमम लेवल, रिडक्शन ऑफ मॉइस्चर कंटेंट अप टू ऑप्टिमम लेवल, ये होता है आपका सीजनिंग। तो ऑप्टिमम लेवल क्या होगा, वो लेवल ऑप्टिमम लेवल होगा जिस पे ना तो टिम्बर कुछ वाटर एब्जॉर्ब कर रहा है एटमॉस्फेयर से और ना ही उसमें से वाटर इवेपोरेट हो रहा है, ये ऑप्टिमम लेवल होगा। ठीक है। तो अब इसमें टिम्बर में भी 2 टाइप के वाटर होते हैं, 2 टाइप के वाटर होते हैं, एक तो सैप होता है और एक होता है आपका मॉइस्चर। सैप आपका डिफ़िकल्ट होता है रिमूव करना और मॉइस्चर आपका इजीली रिमूव हो जाता है। और इसमें भी क्या होते हैं, जो सेल्स आपके होते हैं, सेल्स में भी 2 टाइप के वाटर आपके फर्दर 2 टाइप के वाटर होते हैं। एक तो आपका सेल्स में कैविटी में प्रेजेंट होता है, मतलब उसकी जो सेल्स की कैविटी होता है उसमें एक वाटर प्रेजेंट होता है, और एक सेल वॉल में प्रेजेंट होता है वाटर। तो सेल वॉल में जो प्रेजेंट वाटर होता है उसको सेल वाटर बोलते हैं, और जो कैविटी में प्रेजेंट वाटर होता है उसको कैविटी वाटर बोलते हैं। और आपका जो कैविटी वाटर होता है ये आपका इजीली रिमूव होता है, ये आपका पहले ड्राई हो जाता है। तो कैविटी वाटर आपका फर्स्ट ड्राई होगा, और इसी के ड्राई को जब ये पूरा ड्राई हो जाएगा कैविटी वाटर, इसी के फुल रिमूवल स्टेज को हम बोलते हैं फाइबर सैचुरेशन पॉइंट। फाइबर सैचुरेशन पॉइंट बोलेंगे हम कैविटी वाटर के फुल रिमूवल को। तो एक ये भी पॉइंट पूछा जाता है, तो ये भी आप देख लो। अब सीजनिंग ऑफ टिम्बर से ऑब्टेन क्या होगा, मतलब अब रिडक्शन ऑफ मॉइस्चर कंटेंट आप कर रहे हो तो इससे आपको फ़ायदा क्या मिलेगा। तो इससे फ़ायदा आपको ये मिलेगा कि उसकी स्ट्रेंथ और हार्डनेस बढ़ जाएगी, आपकी टिम्बर की स्ट्रेंथ और हार्डनेस बढ़ जाएगी, और शेप और साइज़ को अपने ज़्यादा अच्छे से मेंटेन कर रहा होगा। क्रैकिंग और वार्पिंग घट जाएगी, रेसिस्टेंस अगेंस्ट टर्माइट बढ़ जाएगा, फिट हो जाएगा। अब ये डेकोरेटिव ट्रीटमेंट लेने के लिए फिट हो जाएगा, और इसके साथ साथ वेट भी घट जाएगा। वेट घट जाएगा तो आपका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी घट जाएगा, और मोर वर्केबल हो जाएगा आपका टिम्बर, यानी कि हार्डनेस और स्ट्रेंथ बढ़ जा रही है, मेंटेन कर पा रहा है शेप और साइज़ को, क्रैकिंग और वार्पिंग घट जा रही है, रेसिस्टेंस अगेंस्ट टर्माइट बढ़ जा रहा है, फिट फॉर डेकोरेटिव ट्रीटमेंट हो जाएगा, और रिड्यूस ऑफ वेट हो जा रहा है। इसका मतलब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट डिक्रीज हो जा रहा है और मोर वर्केबल हो जा रहा है। अब सीजनिंग के टाइप क्या है, मतलब किस टाइप से हम सीजनिंग कर सकते हैं। एक तो होता है इसमें 2 ब्रॉड टाइप है, एक नेचुरल सीजनिंग है या एयर सीजनिंग जिसको कहते हैं,
और दूसरा आपका है आर्टिफिशियल सीजनिंग। तो नेचुरल सीजनिंग या एयर सीजनिंग में क्या होता है आपका, हम उसको स्टैक करके रख देते हैं टिम्बर को, और नेचुरली एयर आपका उसके अराउंड फ्लो करता है और वो यूऑपरेट होता है, वाटर जो उसका यूऑपरेट होता है और सीजनिंग हो जाती होती है। तो यार ड्राइंग के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, ड्राइंग के ऊपर कंट्रोल नहीं है तो अनइवन ड्राइंग होगी, इसलिए क्या होगा, क्रैकिंग के चांसेस ज़्यादा होंगे और ये प्रोसेस लेस एफिशिएंट होगा। लेकिन इसमें क्या होता है कि टाइम रिक्वायरमेंट के भी ज़्यादा होती है, मतलब स्लो ड्राइंग होगी तो टाइम रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगा। तो टाइम रिक्वायरमेंट मतलब ज़्यादा टाइम तक इसको हम करते, ज़्यादा टाइम प्रोवाइड करा रहे हैं इसको सीजनिंग होने के लिए, तो इसमें स्ट्रेंथ भी अच्छी आएगी, स्ट्रॉन्गर टिम्बर मिलेगा, सिंपल होगा और इकोनॉमिकल होगा, सिंपल प्रोसेस है और आपका स्ट्रॉन्गर टिम्बर मिलेगा। लेकिन क्या है कि जब आपका हम नेचुरली ड्राई कर रहे हैं तो हमें स्पेस की ज़्यादा ज़रूरत होगी, क्योंकि ज़्यादा दूर में उसको फैला के रखना पड़ेगा ताकि वो फिर एयर अच्छे से सर्कुलेट हो पाए उसमें। इसको एयर सीजनिंग भी बोलते हैं। अब लेकिन इसमें क्या होता है, प्रैक्टिकल लिमिट, इसको हम कितने लिमिट तक वाटर को रिड्यूस कर सकते हैं, ये होता है 15 से 18% तक रिड्यूस कर सकते हैं वाटर को। और जो तुम्हारा मैक्सिमम प्रैक्टिकल लिमिट है मॉइस्चर रिडक्शन की, वो है 15%। प्रैक्टिकल लिमिट ऑफ मॉइस्चर रिडक्शन अप टू 15%। आर्टिफिशियल, उसके बाद हम दूसरा देखते हैं आर्टिफिशियल। थोड़ा आर्टिफिशियल में क्या है, कंट्रोल आपका है, कंट्रोल हो जाएगा थोड़ा अच्छे से, तो आप कम स्पेस में भी कर पाएंगे और आपकी ज़्यादा अच्छे से ड्राइंग भी हो पाएगी और कम टाइम भी आपका लगेगा। तो आर्टिफिशियल में पहला मेथड आपका बॉइलिंग का। बॉइलिंग आपका एक वन ऑफ द क्विकेस्ट मेथड है। इसमें क्या करते हैं, हम बॉइलिंग वाटर में उसको डाल दो और वो फिर मॉइस्चर उसका रिड्यूस हो जाएगा। लेकिन उसमें फिर क्या होता है, लॉस ऑफ इलास्टिसिटी और स्ट्रेंथ हो जाता है, इलास्टिसिटी और स्ट्रेंथ का लॉस होता है। दूसरा आपका केमिकल है साल्ट सीजनिंग। केमिकल यूज करते हैं हम सोडियम फ्लोराइड, मरकरी फ्लोराइड और जिंक फ्लोराइड। और इसमें फिर क्या होते हैं, केमिकल साल्ट सीजनिंग में क्रैक डेवलपमेंट के चांसेस डिक्रीज हो जाते हैं, क्योंकि आपका इंटरनल सेक्शन का ड्राइंग फास्टर होता है दैन एक्सटर्नल। इंटरनल सेक्शन ज़्यादा अच्छे से ड्राई होता है, ज़्यादा तेज़ी से ड्राई होता है एक्सटर्नल के कंपैरिजन में, इसलिए इसमें चांसेस ऑफ क्रैक डेवलपमेंट डिक्रीज हो जाते हैं। तीसरा आपका है इलेक्ट्रिक सीजनिंग है। इलेक्ट्रिक सीजनिंग में क्या होता है, हम एसी करंट पास करते हैं, एसी करंट पास करते हैं हम दो एंड पे, मतलब दो छोर पे हम क्या करते हैं, दो छोर पे हम जो आपका टिम्बर उसके दोनों छोर पे हमने इलेक्ट्रिक करंट अप्लाई किया। एच इक्वल टू क्या होता है, I²RT, मतलब करंट पास करेगा किसी रेसिस्टिव मीडियम से तो हीट जनरेट होगा और वही हीट आपका यूएपरेट करा रहा होगा वाटर को। तो इसमें एसी करंट लगता है। अब करंट इसमें बहुत हाई लगेगा तो इसलिए क्या होगा, प्रोसेस क्या होगा, अनइकोनॉमिकल होगा। अनइकोनॉमिकल प्रोसेस है लेकिन मोस्ट रैपिड मेथड है, क्योंकि सबसे तेज़ी से ये आपका सीजनिंग कर रहा होगा। उसके बाद आपका अगला मेथड है आपका किल्न सीजनिंग। किल्न सीजनिंग में क्या होता है कि हम इसको एयर टाइट चैम्बर में हम टिम्बर्स को स्टैक करके रखते हैं और उससे फिर फुली सैचुरेटेड एयर हम पास करते हैं। फुली सैचुरेटेड एयर पास करते हैं 35 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और इस पे फिर हमारा यूनिफॉर्म ड्राइंग होता रहता है। इसमें आपका इवेपोरेशन के ऊपर बेस्ट कंट्रोल है, इसलिए बेस्ट मेथड भी आपका है सीजनिंग का। बेस्ट मेथड आपका किल्न सीजनिंग हो गया, यही प्रैक्टिकली आपका यूज होता है। उसके बाद आपका दूसरा लास्ट मेथड हो गया वाटर सीजनिंग। वाटर सीजनिंग में क्या होता है, सैप को हम रिमूव करते हैं बाई वेदरिंग एक्शन, मतलब कि हम जो आपका लॉग होता है, वुडन लॉग होता है, उसको हम रख देते हैं स्ट्रीम और रनिंग वाटर में रख देते हैं, और फिर वो नेचुरल प्रोसेस से डिफ्यूजन से वो सारा का सारा वाटर, उसका मॉइस्चर जो है निकल जाता है 2 से 3 वीक में, यानी टाइम ज़्यादा लग रहा है। अब इसमें रिड्यूस टेंडेंसी, जो इसकी ट्विस्ट और वार्प होने की टेंडेंसी तो घट जाती है, लेकिन स्ट्रेंथ इसका कम हो जाता है। तो ये आपके हो गए सीजनिंग के मेथड्स। नेचुरल या एयर सीजनिंग हो गई, आर्टिफिशियल में आपके बॉइलिंग हो गया, केमिकल असॉल्ट हो गया, इलेक्ट्रिक हो गया, और किल्न और वेदर सीजनिंग हो गई। उसके बाद हम तीसरा प्रोसेस आपका है कन्वर्जन का। सीजनिंग आपने कर ली, उसके बाद आप कन्वर्जन टिम्बर का करो। मतलब कन्वर्जन का मतलब ये हुआ कि हम टिम्बर को कट करके रिक्वायर्ड शेप और साइज़ में लाएंगे। प्रोसेस ऑफ कटिंग टिम्बर इनटू रिक्वायर्ड शेप एंड साइज़। तो इसके मेथड्स में क्या है, इसके मेथड्स में 4 मेथड से हम कर सकते हैं। पहला है आपका ऑर्डिनरी सॉइंग। ऑर्डिनरी सॉइंग को हम फ्लैट सॉइंग या स्लैब सॉइंग भी बोलते हैं। ऑर्डिनरी सॉइल को हम फ्लैट सॉइंग या स्लैब सॉइंग भी बोलते हैं, या बास्टर्ड सॉइंग भी बोलते हैं इसको। ये आप इसमें हम क्या करते हैं, ऑर्डिनरी सॉइंग में आपका क्या होता है कि जो एनुअल रिंग्स होती हैं, एनुअल रिंग्स के टेंजेंसली हम कट आपका लगाते चले जाते हैं। तो ये तुम्हारा आपका ईजीएस्ट और क्विकेस्ट मेथड है, और मोस्ट इकोनॉमिकल भी है, क्योंकि वेस्टेज इसमें बहुत कम होता है। तो ईजीएस्ट और क्विकेस्ट और मोस्ट इकोनॉमिकल मेथड है। लेकिन इसमें क्या होता है कि आपकी टेंजेंशियल टू एनुअल रिंग से आप काट रहे हैं तो आपकी सारी के सारे जो आपके हार्डवुड है, सैपवुड है, सारे एक साथ एक्सपोज्ड हैं, तो इसमें लायबल होगा ये ट्विस्ट और वार्प करने के लिए, क्योंकि अनइक्वल ड्राइंग होगी तो ये
ट्विस्ट और वार्प होने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी। और ये अडॉप्ट किसके लिए होता है, ये अब किसी भी मतलब टिम्बर के लिए अडॉप्ट कर सकते हो, क्योंकि क्या है ये अच्छा मेथड है। लेकिन बस इसमें क्या है कि ये आपका सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ इसमें उतना ज़्यादा नहीं होगा, सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं होगी। दूसरा आपका क्वार्टर सॉइंग। क्वार्टर सॉइंग में क्या होता है, कट्स आपके राइट एंगल पे लगते हैं, राइट एंगल पे कट लगते हैं, एक दूसरे के राइट एंगल पे लगते हैं, और ये उनके लिए अडॉप्ट होता है जिन पे आपका मॉडलरी रेंज इनडिस्टिंक्ट है। मॉडलरी रेंज इनडिस्टिंक्ट है यानी कि मतलब कौन सी टिम्बर में रहेगा, कोनिफर्स वाले टिम्बर में ये यूज होगा क्वार्टर सॉइंग। अब इसमें क्या होता है, जो टिम्बर निकल के आती हैं वो आपकी बेंड हो सकती हैं टिम्बर वो, इसलिए आपके जो फ्लेक्सुरल मेंबर है उनके लिए फिर ये यूज नहीं हो पाता है। उसके बाद आप क्या आती है टेंजेंशियल सॉइंग। टेंजेंशियल सॉइंग में कट्स आपके एनुअल रिंग्स के टेंजेंशियल होंगे, एनुअल रिंग्स के टेंजेंशियल होंगे, उसके साथ साथ एक दूसरे के राइट एंगल पे भी होंगे, एक दूसरे के राइट एंगल पे भी हैं और टेंजेंशियल भी हैं एनुअल रिंग्स के। तो ये भी अडॉप्ट होता है वही जहाँ इंडिस्टिंक्ट मॉडलरी रेंज है, मॉडलरी रेंज जहाँ इंडिस्टिंक्ट है वहीं पे यूज हो रहा है। यहाँ से इससे टिम्बर जो मिलेगा आपका टिम्बर सेक्शन में वीक मिलेगा, और ये फ्लोरिंग के लिए अनसूटेबल होता है। क्योंकि फ्लोरिंग के लिए अनसूटेबल इसलिए है क्योंकि इसमें जो रेसे रह जाते हैं, क्योंकि इसको इवनली हम पॉलिश नहीं कर पाते हैं, इसलिए आपका फ्लोरिंग के लिए अनसूटेबल होता है। लास्ट आपका मेथड है रेडियल सॉइंग। रेडियल सॉइंग आपका जो है वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टिम्बर आपका देता है। इसमें कट्स जो होते हैं आपके रेडियल होते हैं। जब आपका कट्स रेडियल होंगे तो आपका जो मॉडलरी रेंज होंगी, मॉडलरी रेंज के पैरेलल होगा, कट्स रेडियल होंगी और ये पैरेलल होगा मॉडलरी रेंज का, यानी कि टिम्बर के सेक्शन में मॉडलरी रेंज रिटेन हो जाएंगे। तो मॉडलरी रेंज रहेंगी जिसमें, उसमें स्ट्रेंथ अपने आप ही अच्छा रहेगा, और साथ साथ ये डेकोरेटिव इफेक्ट भी इम्पार्ट करता है, डेकोरेटिव इफेक्ट भी इम्पार्ट करता है, और इसमें तुम्हारी लेसर टेंडेंसी होती है ट्विस्ट और वार्प होने के लिए, और स्ट्रेंथ भी इसमें अच्छा रहता है क्योंकि आपकी मॉडलरी रेंज इसमें अभी भी अवेलेबल है। लेकिन इसमें एक चीज़ ये होती है कि वेस्टेज ज़्यादा होती है, वेस्टेज ज़्यादा होती है इसलिए तुम्हारा ये अनइकोनॉमिकल होता है। तो स्ट्रेंथ सबसे अच्छी कितनी होगी, सबसे अच्छी स्ट्रेंथ होगी आपकी रेडियल की, सेकंड पे आपका ऑर्डिनरी आएगा, थर्ड पे आपका क्वार्टर, और लास्ट में आपका टेंजेंशियल। ये आपका ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ है। तो इतना हो गया आपका कन्वर्जन ऑफ टिम्बर। कन्वर्जन के बाद आपको टिम्बर को आपने कन्वर्ट कर लिया अपने रिक्वायर्ड शेप एंड साइज में, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको प्रिजर्व करेंगे, उसका प्रिजर्वेशन करना पड़ेगा। प्रिजर्वेशन इसलिए करना ताकि उसकी ड्यूरेबिलिटी बढ़ सके, उसकी लाइफ बढ़ सके, और रेसिस्टेंस अगेंस्ट टर्माइट और फंगी ये सब के हिसाब से बढ़ सके। मतलब कोई इंसेक्ट या टर्माइट या फंगी उस पर अटैक नहीं कर पाए, तो इसके अगेंस्ट रेसिस्टेंस बढ़ सके और उसकी ड्यूरेबिलिटी बढ़ सके, लाइफ बढ़ सके, फायर रेसिस्टेंस बढ़ सके, इसके लिए हम प्रिजर्वेशन करते हैं। तो अब उसके लिए प्रिजर्वेशन में प्रिजर्वेटिव अप्लाई होंगे। तो प्रिजर्वेटिव जो अप्लाई होते हैं उनके कुछ गुण होते हैं कि मतलब ये प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए प्रिजर्वेटिव में। तो वो सिंपल हैं जो आप कभी पूछ ही नहीं जाएंगे कि भाई वो ओडरलेस होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा एरिया को क्या कहते हैं कवर करना चाहिए कम अमाउंट कम क्वांटिटी में, और आपको जो डेकोरेटिव इफेक्ट आप बाद में डेकोरेशन देने वाले हो उसको फिर वो क्या कहते हैं कोई अफेक्ट ना कर रहा हो, ये सब चीज़ें होती हैं। और भी कई सारी चीज़ें होती हैं जो आप सिंपल ऐसे देख सकते हो कि हाँ ये चीज़ इसमें होनी चाहिए, कि फायर प्रूफ हो, ये सब चीज़। और ठीक है, तो और बस एक इम्पॉर्टेंट इसमें जो आपका डाटा वाली चीज़ थी, डाटा वाली चीज़ ये थी कि प्रिजर्वेटिव जो आपका होना चाहिए, प्रिजर्वेटिव कैपेबल होना चाहिए ऑफ पेनिट्रेटिंग 6 to 25 mm डेप्थ इन टिम्बर। मतलब 6 से 25 mm डेप्थ तक ये पेनिट्रेट कर जाए टिम्बर में आपका प्रिजर्वेटिव। बाकी तो आपके सिंपल थे, आप देख के मार दोगे, कभी पूछा नहीं जाता। आप प्रिजर्वेटिव के कौन कौन से टाइप हैं, कौन कौन सा प्रिजर्वेटिव आप यूज कर सकते हैं, वो कौन कौन से हैं। पहला आपका ASU ट्रीटमेंट। ASU ट्रीटमेंट आपका जो देता है, ASU ट्रीटमेंट जो आपका देता है, ASU ट्रीटमेंट आपका जो देता है, ASU ट्रीटमेंट आपका देता है रेसिस्टेंस अगेंस्ट वाइट एंट के अगेंस्ट में रेसिस्टेंस देता है ये ASU ट्रीटमेंट। और सॉलिग्नम पेंट, ये दोनों ही वाइट एंट जो आपकी सफ़ेद चींटी होती है उसके लिए रेसिस्टेंस देता है। सफ़ेद चींटी मतलब क्या है, वाइट एंट का मतलब हो गया दीमक, ठीक है। तो दीमक जो लगती है लकड़ी में उसके अगेंस्ट ये रेसिस्टेंस देता है, ठीक है। हाँ, मेरी तरह सफ़ेद चींटी मत बोल देना, दीमक, ठीक है। तो ये ASU में क्या होता है, ASU में होता है 1 पार्ट ऑफ होता है AS2O5 × 2H2O। AS2O5 यानी कि आर्सेनिक पेंटाऑक्साइड, आर्सेनिक 1 पार्ट आपका हो जाएगा आर्सेनिक पेंटाऑक्साइड का AS2O5 × 2H2O। 3 पार्ट आपका हो जाएगा CuSO4 × 5H2O का, यानी कॉपर सल्फेट का हो जाएगा
CuSO4 इंटू 5H2O, और 4 पार्ट आपका हो जाएगा K2Cr2O7 या Na2Cr2O7 का, ठीक है। तो 1 पार्ट आपका हो गया H2O5 इंटू 2H2O, 3 पार्ट आपका हो गया CuSO4 इंटू 5H2O, 4 पार्ट ऑफ K2Cr2O7 या Na2Cr2O7 का। अब इसको ये तो पाउडर हो गया। अब इसका सॉल्यूशन बनाना है तो आपको 6 पार्ट ऑफ ASU, इस ASU पाउडर को आप 6 पार्ट, इसके 6 पार्ट को आप मिक्स करो 100 पार्ट ऑफ वाटर में, 100 पार्ट ऑफ वाटर में बाई वेट आप मिक्स करोगे इसके 6 पार्ट को, तो आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। उसको आपको अप्लाई करना है, ठीक है। तो ये आपका रेसिस्टेंस दे देगा वाइट एंड के अगेंस्ट में। सॉलिग्नम पेंट क्या होता है? सॉलिग्नम पेंट आपका रेसिस्टेंस देता है वाइट एंड के अगेंस्ट में। तीसरा आपका ऑयल पेंट। ऑयल पेंट आपकी क्या होती है? ड्यूरेबिलिटी बढ़ाती है तथा रेसिस्टेंस देता है अगेंस्ट पेनिट्रेशन ऑफ वाटर। ऑयल से समझ में आ रहा है कि पेनिट्रेशन वाटर के अगेंस्ट देगा, क्योंकि ऑयल क्या होता है? हाइड्रोफोबिक होता है। कोल टार आपका देता है रेसिस्टेंस अगेंस्ट पेनिट्रेशन ऑफ वाटर और फायर। और कोल टार के एक साथ ये भी एक खामी होती है कि ये तुम्हारा अनप्लीजेंट स्मेल और ओडोर देता है, मतलब इसमें ओडर और स्मेल रहता है और अपीयरेंस भी अच्छी नहीं रहती, ये अनप्लीजेंट अपीयरेंस रहता है, इसलिए ये इसका ड्रॉबैक है। और इसके प्रोसेस ऑफ एप्लीकेशन को हम बोलते हैं टैरिंग। कोल टार के प्रोसेस ऑफ एप्लीकेशन को टैरिंग बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे आपके पांचवा मेथड आपका केमिकल सॉल्ट्स का। केमिकल सॉल्ट में कौन कौन से सॉल्ट्स यूज होते हैं? CuSO4 यूज होता है, ZnCl2, HgCl2, NaCl, ये सब यूज होते हैं। और ये इंक्रीज करता है आपका रेसिस्टेंस अगेंस्ट फंजाई के अगेंस्ट रेसिस्टेंस को इंक्रीज करता है। उसके बाद आपका बेस्ट प्रिजर्वेटिव मेथड आता है। बेस्ट प्रिजर्वेटिव मेथड आपका है क्रियोसोटे ऑयल। क्रियोसोटे ऑयल जो आपका मिलता है वो मिलता है बाई डिस्टिलेशन ऑफ टार से। डिस्टिलेशन ऑफ टार से आपका ऑब्टेन होता है क्रियोसोटे ऑयल। ये इस प्रोसेस को आपको बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्रियोसोटिंग या बेथल्स प्रोसेस भी बोलते हैं। क्रियोसोटिंग या बेथल्स प्रोसेस, या इसको फुल सेल प्रोसेस भी बोलते हैं, ठीक है। ये एयर टाइट चैम्बर में होता है। एयर टाइट चैम्बर में प्रेशर एप्लीकेशन से होता है, मतलब प्रेशर अप्लाई करते हैं एयर टाइट चैम्बर में, और वहाँ पे इसको हम क्या कहते हैं, क्रियोसोटे ऑयल को डालते हैं और वो फिर पेनिट्रेट कर जाता है अंदर तक टिम्बर में। तो ये आपका प्रिजर्वेशन का बेस्ट तरीका है क्रियोसोटे ऑयल का। ये आपका लाइफ स्पैन को, टिम्बर के लाइफ स्पैन को अप्रॉक्सीमेटली डबल कर देता है। इसलिए जो मेजर इंजीनियरिंग वर्क है, जैसे स्लीपर हो गया, पाइल्स हो गया, पोल्स हो गया, इसमें ये यूज होता है। ये तो आपके हो गए प्रिजर्वेटिव के मेथड्स। अब उसके बाद हम चलते हैं डिफेक्ट्स। कौन कौन से डिफेक्ट्स होते हैं टिम्बर में? तो टिम्बर में कौन कौन से डिफेक्ट होते हैं, ये क्या है कि पहला तो डिफेक्ट आएगा आपका कन्वर्जन की वजह से, मतलब कन्वर्जन के टाइम पे कौन कौन से डिफेक्ट आ सकते थे। तो कन्वर्जन में एक डिफेक्ट आ सकता था आपका टॉर्न ग्रेन। टॉर्न ग्रेन क्या होता है कि यदि आपका कोई आपका मतलब क्या कहते हैं टूल आपका है, कोई आपका टूल फिनिश सरफेस पे गिरा तो उसकी वजह से जो डिप्रेशन आ जाता है, उस डिप्रेशन को हम बोलते हैं टॉर्न ग्रेन। डायगोनल ग्रेन क्या होता है? डायगोनल ग्रेन होता है ड्यू टू इम्प्रॉपर सोइंग के टाइम पे यदि इम्प्रॉपर सोइंग हो रही है तो उसकी वजह से डायगोनल ग्रेन बन जाता है, तो उसको हम डायगोनल ग्रेन बोलते हैं। चिप मार्क क्या होता है? चिप मार्क होता है पॉइंटेड पार्ट, सोइंग मशीन का पॉइंटेड पार्ट जो होता है, यदि वो कहीं धंस जाए, हल्का सा धंस के ऐसे निकल जाए, रह जाता है, उसमें चिप रह जाती है, तो उसको मतलब क्या बोलते हैं, चिप को खपच्ची ऐसा कुछ बोलेंगे ना, तो जो चिप रह जाती है उसको हम बोलते हैं, फिर उस चिप मार्क को हम, नाम भी चिप मार्क ही है। तो ये पॉइंटेड पार्ट ऑफ सोइंग मशीन से इम्पार्ट होता है। वेन क्या होता है? यदि आपका कोई पहले से राउंडेड सरफेस है, वो राउंडेड सरफेस आपका फिनिश सरफेस में भी रह जाए वापस से वही, मतलब उसका प्रेजेंस फिर से बना रह जाए उस राउंडेड सरफेस का, तो उसको हम बोलते हैं वेन। उसके बाद आपका हो जाएगा डिफेक्ट ड्यू टू फंजाई क्या होते हैं? आपके माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स होते हैं, और जो फंजाई होते हैं कि अटैक तब करते हैं, इनका मतलब चांसेस तब बढ़ जाता है जब मॉइस्चर कंटेंट आपका हो ग्रेटर देन 20% और प्रेजेंस हो एयर एंड वार्मथ का, मतलब एयर भी प्रेजेंस हो, थोड़ा थोड़ा गर्मी भी हो, और मॉइस्चर कंटेंट आपका 20% से ज़्यादा हो, तो आपकी फंजाई के अटैक करने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसमें कौन कौन से इसकी वजह से, फंजाई की वजह से कौन कौन से डिफेक्ट आते हैं, ये होते हैं। एक होता है सैप स्टेन। सैप स्टेन होता है स्टेन, जो ब्लू कलर का स्टेन होता है उसको बोलते हैं सैप स्टेन। और इसके बाद एक होता है ब्राउन रॉट और वाइट रॉट। ब्राउन रॉट में आपका जो फंजाई अफेक्ट करता है वो अफेक्ट करता है आपको सेलुलोज वाले पोर्शन को अफेक्ट करता है ब्राउन रॉट, और वाइट रॉट में अफेक्ट होता है आपका लिग्निन वाला पार्ट। लिग्निन वाले पार्ट में अटैक करता है फंजाई, तो उसको हम बोलते हैं वाइट रॉट। सेलुलोज वाले पार्ट को अटैक करता है तो उसको बोलते हैं ब्राउन रॉट। उसके बाद 2 रॉट और हैं, वो क्या है? ड्राई रॉट और वेट रॉट। ड्राई रॉट क्या होता है कि ड्राई रॉट में फंजाई जब अटैक करता है तो वो वुड को कन्वर्ट कर देता है ड्राई पाउडर फॉर्म में, वुड को कन्वर्ट कर देगा ड्राई पाउडर फॉर्म में, तो उसको बोल देंगे हम ड्राई रॉट।
इस समय जिसकी टेंडेंसी तब बढ़ जाती है जब तुम्हारा फ्री सर्कुलेशन ऑफ एयर आपका कम रहता है या फ्री सर्कुलेशन ऑफ एयर नहीं होता है, तो आपका इसकी टेंडेंसी बढ़ जाती है। और फेवरेबल कंडीशन क्या है? फेवरेबल कंडीशन इसकी है वही कि आपका वेंटिलेशन नहीं है और अब्सेंस ऑफ सनलाइट एंड प्रेजेंस ऑफ डैम्पनेस, कि वेंटिलेशन नहीं है और अब्सेंस ऑफ सनलाइट एंड प्रेजेंस ऑफ डैम्पनेस। तो ये कंडीशन कहाँ होती है? ये कंडीशन घरों के अंदर होती है, जैसे कि किचन, बाथरूम, ये सब जगह हो गई। किचन, बाथरूम, इनमें क्या होता है? सनलाइट की एब्सेंस होती है, डैम्पनेस भी प्रेजेंट होता है और वेंटिलेशन भी कम होता है। इसलिए जो यहाँ पे होता है आपका ड्राई रॉट के चांसेस होते हैं। वेट रॉट क्या होता है? वेट रॉट में आपका फंजाई अटैक करके उसको टिम्बर का केमिकल डिकम्पोजिशन करवा देता है। केमिकल डिकम्पोजिशन करवा के उसको ग्रेइश पाउडर फॉर्म में बदल देता है, ग्रेइश पाउडर फॉर्म में बदल देगा। इसकी टेंडेंसी तब होगी जब आपका अल्टरनेट वेटिंग या ड्राइंग हो रही है, मतलब कोई आपका टिम्बर बाहर है, वो अल्टरनेट मतलब रेन आ रहा है तो वेट हो जा रहा है, उसके बाद फिर ड्राई हो जा रहा है, सूख जा रहा है। तो जब अल्टरनेट वेटिंग और ड्राइंग होती है तो आपका इसकी टेंडेंसी वेट रॉट की बढ़ जाती है। या फिर आपका अनसीजन टिम्बर आपका ऐसे रेन और विंड के सब्जेक्ट में हो, मतलब उससे हो रहा हो, तो वेट रॉट की टेंडेंसी बढ़ जाएगी। उसके बाद होता है लास्ट आपका हार्ड रॉट। हार्ड रॉट क्या होता है कि जब कोई आपकी ब्रांच गिर गई, मतलब कोई आपकी टहनी गिरी और ब्रांच गिरी, तो उसके फंजाई जो होगा अटैक कर देगा हार्डवुड को। यदि एक्सपोज हो गया तो हार्डवुड को फंजाई ने अटैक कर दिया तो उसकी वजह से क्या होगा? स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाएगा, फिर आपका हॉलो साउंड आने लगेगा, उसी को हम बोलते हैं हार्ड रॉट। ठीक है, अब आते हैं हम, ये तो हो गया कन्वर्जन की वजह से डिफेक्ट और फंजाई की वजह से डिफेक्ट। अब तीसरा डिफेक्ट हम देखते हैं नेचुरल फोर्सेस की वजह से। नेचुरल फोर्सेस की वजह से कौन कौन से डिफेक्ट आते हैं? पहला होता है ड्रक्सीनेस में क्या होता है कि वाइट डिकेड स्पॉट बन जाते हैं, उसको हम बोलते हैं ड्रक्सीनेस। और एक होता है रिंडगाल में क्या होता है? स्वेल हो जाता है। रिंडगाल में आपकी स्वेलिंग हो जाती है, कर्व्ड स्वेलिंग हो जाती है, वो तो उसको हम बोलते हैं रिंडगाल। इसमें क्या होता है? सैपवुड का ग्रोथ होता रहता है, उसकी वजह से कर्व्ड स्वेलिंग बन जाती है। आपके कोई ब्रांच टूट गया है और उसके बाद आपकी सैपवुड की फिर भी आपके क्या कहते हैं ग्रोथ हो रही है और उसकी वजह से स्वेल हो जा रहा है वो, तो उसको हम बोलते हैं रिंडगाल। और एक होता है इसी के साथ में एक होता है नॉट। तो नॉट में क्या डिफरेंस है? नॉट में क्या होता है कि कोई ब्रांच फेल हुआ और उसके साथ साथ कुछ ब्रांच लगी रहेगी अंदर ही इम्बेड रहेगी, तो उसके ऊपर ग्रोथ होता रहा, तो एक नॉट बन जाती है, गांठ बन जाती है, उसको हम बोलते हैं नॉट। ठीक है, तो उसकी वजह से कॉन्टीन्यूटी ब्रोक हो जाती है और फिर आपका जो नेट सेक्शन एरिया कम हो जाएगा, तो सोर्स ऑफ वीकनेस रहेगा। तो ये होगा नॉट का। उसके बाद होता है ट्विस्टेड फाइबर या वॉन्डरिंग फाइबर। ट्विस्टेड फाइबर या वॉन्डरिंग फाइबर कब आता है? जब आपका तेज़ हवाएं जहाँ चलती हैं वहाँ ट्विस्टेड फाइबर या वॉन्डरिंग फाइबर वाला केस होता है। इसमें ये सूटेबल होते हैं आपके पोल्स और पाइल्स के लिए, और इनमें स्वाइंग आपकी डिफ़िकल्ट होती है। चौथे टाइप का आपका जो डिफेक्ट होता है नेचुरल फोर्सेस की वजह से, वो होता है सेक्स क्या होते हैं? इसमें सेक्स में आपके क्या होते हैं? फाइबर्स पार्सली या फुली सेपरेट हो जाते हैं। जो आपके फाइबर्स हैं लॉन्गिट्यूडनली सेपरेट हो जाते हैं, पार्सली या फुली, वो क्रैक डेवलपमेंट की वजह से, उसको हम बोलते हैं सेक्स। ठीक है, तो अब सेक्स में कौन कौन से सेक्स हैं? एक होता है कप सेक में क्या होता है? जो एनुअल रिंग्स के अराउंड कप के शेप में छोटे थोड़ी दूरी पे एनुअल रिंग्स के अराउंड में कप के शेप में वो बन जाते हैं, एनुअल रिंग्स के अराउंड में क्रैक्स, तो उसको हम बोलते हैं फिर कप सेक। ठीक है, और एक होता है आपका कप सेक की जैसा ही एक होता है जब आपका पूरा का पूरा घेर ले एनुअल रिंग को, तब पूरा का पूरा घेर ले तो उसको हम बोलते हैं रिंग सेक। तो ये होता है बिटवीन एनुअल रिंग्स, मतलब एनुअल रिंग्स के बिटवीन होता है ये, जो डिफरेंट लेयर्स की, जैसे एक लेयर की डिफरेंट स्ट्रेंथ होगी, उसके बगल वाली लेयर की डिफरेंट स्ट्रेंथ होगी, तो उसमें फिर आपका रिंग सेक्स बनेगा। इसके रिंग सेक के जो होते हैं मैक्सिमम चांसेस रिंग सेक के होते हैं। ठीक है, तो कप सेक हो गया, रिंग सेक हो गया। और उसके बाद आप एक वो होता है हार्ट सेक जो आपका होता है हार्टवुड वाले एरिया में होता है, पिथ टू सैपवुड ये आता है, अंदर से बाहर आएगा तो आपकी इसकी विड्थ डिक्रीज होती जाती है। अब उसके बाद एक होता है रेडियल सेक्स क्या होते हैं? रेडियल सेक्स में आपके पिथ टू बार्क आता है, मतलब पिथ से स्टार्ट होता है बार्क तक आता है वो बाहर, तो ये हम बोलते हैं रेडियल सेक्स। एक होते हैं आपकी स्टार सेक्स जो होते हैं इनवर्ड आते हैं आपके, मतलब ये आपका बार्क से स्टार्ट होता है और क्रैक आपका अंदर की तरफ जाता है,
मतलब बार्क के साइड आपका ज़्यादा विड्थ रहता है और अंदर की तरफ जाते हुए कम विड्थ रहता है, उसको हम स्टार सेक्स बोलते हैं। यानी स्टार सेक्स में अंदर से बाहर जा रहा है, रेडियल और हार्ट में बाहर से अंदर जा रहा है, मतलब अंदर से बाहर जा रहा है हार्ट और रेडियल में, और स्टार में आपका अंदर से बाहर से अंदर जा रहा है। तो ये हो गया, ठीक है। और हार्ट सेक्स के चांसेस रेडियल से ज़्यादा होते हैं। और एक दो और क्या है, एक है चेक्स। चेक्स में क्या होते हैं कि स्मॉल क्रैक बन जाते हैं, स्मॉल क्रैक बन जाते हैं, उसको हम चेक्स बोलते हैं, जो कि सेपरेट करता है फाइबर को जो कि सेपरेट कर देता है रैपिड ड्राइंग की वजह से। जब रैपिड ड्राइंग होती है उसकी वजह से आपके जो ये होते हैं फाइबर होते हैं वुड के, वो सेपरेट हो जाते हैं, उसको हम बोलते हैं, उन स्मॉल क्रैक्स को बोलते हैं चेक्स, ठीक है। तो ठीक है, अब उसके बाद एक होता है सीजनिंग की वजह से डिफेक्ट। सीजनिंग की वजह से कौन कौन से डिफेक्ट आते हैं, वो होते हैं जैसे बो शेप आपका बन गया, ट्विस्ट हो गया आपका, या कप, वार्प, स्प्लिट, नाम याद करनी है। तो सीजनिंग में आपके सीजनिंग की वजह से डिफेक्ट आपके बो, ट्विस्ट, कप, वार्प, स्प्लिट, हनी कॉम्ब, ये सब आपके आते हैं। और भी कई तरह के होते हैं, और भी और भी हैं जो इम्पोर्टेंट है, वो सारे इसमें डिफेक्ट कवर हो गए हैं, ठीक है। और दो तीन अब चीज़ें और क्या हैं, अब प्रिजर्वेशन को अप्लाई करने के और मेथड्स क्या हैं। प्रिजर्वेशन आपने देख लिया था कौन कौन प्रिजर्वेटिव यूज होते हैं, उसको अप्लाई करने के मेथड क्या है। उसको अप्लाई करने के मेथड है, पहला ब्रश से अप्लाई कर सकते हो, ब्रशिंग कर सकते हो। दूसरा या तो स्प्रे कर सकते हो, स्प्रे आपका ब्रश से अच्छा रहेगा, और या तो आप कर सकते हो डिपिंग या स्टिपिंग। डिपिंग या स्टिपिंग में क्या है, डिप करके कुछ देर तक उसको छोड़ दो, तो ये आपका स्प्रेइंग से अच्छा हो जाएगा। जैसे जैसे आप नीचे चल रहे हैं वैसे वैसे आपका प्रोसेस अच्छा होता जा रहा है। या फिर आपका हॉट एंड कोल्ड ओपन टैंक ट्रीटमेंट कर दो। हॉट एंड कोल्ड ओपन टैंक ट्रीटमेंट में हम क्या करते हैं, पहले हम उसको हॉट वाटर में डालते हैं, मतलब हॉट प्रिजर्वेटिव में डालते हैं, उसके बाद हम उसको ठंडा करते हैं, ठीक है। तो ये इफेक्टिव होता है प्रोटेक्शन टू सैपवुड को प्रोटेक्शन देने के लिए हॉट एंड कोल्ड ओपन टैंक ट्रीटमेंट अच्छा होता है। उसके बाद लास्ट जो आपका सबसे अच्छा मेथड है वो आपका मेथड है इंजेक्टिंग अंडर प्रेशर। तो इंजेक्टिंग अंडर प्रेशर में हम क्या करते हैं कि हम एयर टाइट चैम्बर में प्रेशर के थ्रू, मतलब प्रेशर अप्लाई करके हम प्रिजर्वेटिव को इंजेक्ट करते हैं टिम्बर में। ये आपका मोस्ट इफेक्टिव मेथड है, और ये यूज होता है आपका क्रियोसोटिंग वाले प्रोसेस में। एक प्रोसेस आपका प्रिजर्वेशन का जो है, जिसमें प्रिजर्वेटिव कोई यूज नहीं होता है, और वो प्रिजर्वेशन का मेथड वो है चेयरिंग। चेयरिंग में क्या होता है कि कोई प्रिजर्वेटिव नहीं यूज होता है। इसमें होता क्या है कि हम 15 mm डेप्थ तक, मतलब 15 mm डेप्थ तक हम क्या करते हैं, पहले हम उसको टिम्बर को ठंडा हम वेट कर लेते हैं, उसके बाद 15 mm डेप्थ तक उसको हम जला देते हैं, मतलब उसको क्या करते हैं, हम उसको बर्न कर देते हैं आउटर लेयर को बर्न कर देंगे तो 15 mm डेप्थ तक अब वो कोल फॉर्म हो जाएगा। अब उसकी वजह से उसमें क्या होगा, ना तो कोई टर्माइट लगेगा और वाटर वगैरह से भी रेसिस्टेंस रहेगा उसमें। तो ये कोई आपको पोल्स है या पाइल्स है, इसको आपको ज़मीन में गाड़ना है, तो जो आपका नीचे वाला पोर्सन लोअर एंड है उसको हम उसमें चेयरिंग करते हैं, उसके लिए ये प्रोसेस यूज होता है। आपका बेल सीजन टिम्बर जो होता है, बेल सीजन टिम्बर का आपका मॉइस्चर कंटेंट होता है 10 से 12%। अब आपका ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, मॉइस्चर कंटेंट आपका बेल सीजन टिम्बर का होता है 10 से 12%, इसलिए आपको देखे थे कि वेट जो नोट हो रहा था वो 12% पे नोट हो रहा था। सर एबल्स प्रोसेस आपका फायर रेसिस्टेंस वुड को या टिम्बर को, आपको फायर रेसिस्टेंस को इंक्रीज करने के लिए आपको जो प्रोसेस यूज होता है, एक प्रोसेस है सर एबल्स प्रोसेस। सर एबल्स प्रोसेस में क्या होता है, सॉल्यूशन आपका सोडियम सिलिकेट या वाटर ग्लास का आपका सॉल्यूशन यूज होता है। उसकी जगह पे आप बोरेक्स या सोडियम आर्सेनाइड भी यूज कर सकते थे, या फिर अमोनियम सल्फेट या ZnCl2 भी यूज कर सकते थे, ठीक है। तो ये हो गया सर एबल्स प्रोसेस की रेसिस्टेंस अगेंस्ट फायर, सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सिलिकेट या वाटर ग्लास यूज हो रहा था। और अब टिम्बर की क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ईज ऑफ सीजनिंग, मतलब सीजनिंग कितनी आसानी से हो जा रहा है, इसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन करने के लिए कोड है। आप उस कोड से IS 1141 के हिसाब से आपका क्लासिफिकेशन जो है वो है तीन तरह से दिया आपने, नॉन रिफ्रैक्टरी, मॉडरेट रिफ्रैक्टरी जो है, और हाई रिफ्रैक्टरी है। नॉन रिफ्रैक्टरी वाले वो हैं जिनको रैपिडली सीजन भी आप करेंगे तो कोई ट्रबल नहीं रहेगा, जैसे कि देवदार हो गया। मॉडरेट वाले कौन है, मॉडरेट वाले वो हैं जो आप यदि रैपिडली सीजन करोगे तो उसमें स्प्लिट या क्रैक आ सकते हैं, जैसे कि टीक हो गया आपका। और हाईली रिफ्रैक्टरी वो वाले हैं जिसमें आपका सीवियर डैमेज हो सकता है सीजनिंग के टाइम पे, यदि आप रैपिडली सीजन करो, जैसे कि ओक हो गया। तो ये आपके क्लासिफिकेशन हो गए। अब ये सारा चीज़ हो गया। अब एक चीज़ आपका जो बचा वो बचा ये बाउचरी प्रोसेस, एक था इसमें लिखा छोटा सा। तो ये बाउचरी प्रोसेस क्या होता है, बाउचरी प्रोसेस जो होता है या बाउचरिंग प्रोसेस, ये भी आपका एक प्रिजर्वेशन का तरीका है। प्रिजर्वेशन का तरीका इसमें ग्रीन टिम्बर के लिए अप्लाई होता है। ग्रीन टिम्बर यानी कि जैसे बैम्बू वगैरह है, इसके लिए अप्लाई होता है बाउचरिंग प्रोसेस। बस इतना ही इसमें ध्यान रखना था, ठीक है। और अब क्या टिम्बर में और कुछ नहीं बचा। टिम्बर में
और डिफरेंट टाइप के वुड्स जो हैं क्या क्या हैं वो अभी 1-2 क्वेश्चन आपके जो होंगे इसमें मिल जाएंगे आपको IAS मास्टर वाली बुक में, वहाँ से देख लीजिएगा। बाकी एक प्लाईवुड है, प्लाईवुड को हम अभी बताते हैं। प्लाईवुड में क्या होता है, प्लाईवुड एक स्पेशल टाइप का वुड है, उसमें क्या इंडस्ट्रियल वुड है, जिसमें होता क्या है डिफरेंट टाइप के बीनर्स मतलब होते हैं थिन लेयर्स की आपकी जो होती हैं टिम्बर्स की। तो डिफरेंट जो बीनर्स होते हैं वो एक दूसरे से 90 डिग्री पे अरेंज होते हैं, मतलब एक लेयर दूसरे लेयर के 90 डिग्री पे अलाइंड होती है, और उसकी वजह से और फिर उसको हम प्रेशर अप्लाई करके ग्लू करते हैं, डिफरेंट लेयर्स को ग्लू करते हैं प्रेशर अप्लाई करके। अब उसकी वजह से उसमें क्या आता है कि स्ट्रेंथ जो होता है हर डायरेक्शन में यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ आता है, उसकी फिर आपकी जो स्प्लिटिंग स्ट्रेंथ होती है वो भी बढ़ जाती है, आपकी श्रिंकेज और स्वेलिंग भी उसकी कम हो जाती है। ये सब चीज़ें उससे फ़ायदे होते हैं आपके प्लाईवुड के। फिर आपका प्लाईवुड फिर डिफरेंट टाइप के फार्मवर्क वगैरह में भी यूज़ हो सकता है, मोल्ड बनाने में यूज़ होता है, ऐसे सब चीज़ों में यूज़ हो जाता है। ठीक है, अब ये हो गया आपका प्लाईवुड का। अब इसमें चीज़ें जो बची वो एक चीज़ ये बचा जो आपको देखना है खुद से कि जैसे डिफरेंट टिम्बर हैं कहाँ कहाँ यूज होते हैं, वैसे ज़्यादा पूछता नहीं कहीं। जैसे शीशम कहाँ यूज होता है, आपका टीक कहाँ यूज होता है। जैसे टीक होता है आपका रेलवे स्लीपर वगैरह बनाने में यूज होता है, शीशम आपका होता है हाईली डेकोरेटिव वर्क और ये सब की वजह से यूज होता है। जैसे आपका ये अच्छा कोई मतलब एक्सपेंसिव कंस्ट्रक्शन करना है तो वहाँ पे आपका शीशम यूज होता है। इस तरह से जैसे आपका स्पोर्ट्स गुड्स बनाने हैं तो उसमें फिर आपका देवदार वगैरह यूज होता है, और इस तरह के कई सारे हैं। तो ये आपको याद कर लेने, एक बार ध्यान दे दीजिएगा। और ठीक है, बस इतना ही है। इसके बाद आप क्या करिए, ये आपका बेसिक सारा चीज़ कवर हो गया टिम्बर का। अब इसके बाद आप IAS मास्टर वाली बुक से आप 50-60 क्वेश्चन है उसको प्रैक्टिस कर लीजिए, सारा आपका टिम्बर कवर हो गया। ठीक है, तो इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।